हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गिरीश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिलाएं, पुरुष हैं, कॉलेज स्टूडेंट, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो गाँव में रह रहे हैं, कम पढ़े लिखे हैं और कानून की जानकारी नहीं रख पाते हैं। साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है जो शहरों में रह रहे हैं और वहाँ किसी भी तरह का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो जमीन विवाद से जुड़ी हुई है, इसलिए इस वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के डेट में अगर आप कोर्ट जाते हैं और आप अपने आसपास के गांव में अगर देखते हैं तो अक्सर जमीन विवाद का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि लोगों को अपनी जमीन के बारे में कोई भी डिटेल्स जो है वो पता नहीं होती है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनकी ज़मीन जो है वो किस तरह की है। ज़मीन के कई सारे किस्म हैं, ज़मीन कौन कौन सी तरह की होती है, ये सभी चीज़ों की जानकारी जो है उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। और जिन लोगों को इस बात की जानकारी होती है वो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और कई बार दूसरे की संपत्ति को खुद की संपत्ति बता करके लोग बेचने में सफल हो जाते हैं। और जो सामने वाला व्यक्ति होता है जिसकी अपनी ज़मीन भी होती है वो भी ये नहीं समझ पाता है कि एक्चुअल में वो ज़मीन जो सामने वाला व्यक्ति बेच रहा है वो उसकी है भी नहीं। तो दोस्तों, जानकारी के अभाव में कई लोग जो हैं कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कई लोग कोर्ट में मुकदमे लड़ रहे हैं और कई लोगों के पास सबसे बड़ी एक दिक्कत क्या है कि उनके पास उनकी ज़मीन से जुड़े हुए दस्तावेज ही नहीं हैं। अभी जैसा कि बिहार में ज़मीन का सर्वे हुआ, उस वक्त भी वहाँ कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे पास अपने जिस ज़मीन पे वो रह रहे हैं उसकी संपत्ति के कोई भी दस्तावेज उनके पास मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बुरी स्थिति है, ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ 10 साल से 20 साल से 50 साल से रह रहे हैं तो हमारे पास अगर दस्तावेज नहीं है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। आपको बिल्कुल दिक्कत होगी, क्योंकि आपके पास आपकी ही ज़मीन की जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन पर दावा करे और वो ये कहे कि ये संपत्ति हमारी भी है, इस ज़मीन में हमारा भी हिस्सा है। तो आप जो है वो बात क्लियर नहीं कर पाएंगे। आज कोर्ट में कई सारे मुकदमे आते हैं, कई सारे एफआईआर दर्ज होते हैं, वहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारी संपत्ति पे कोई अवैध कब्जाधारी व्यक्ति या कोई भूमाफिया जो है हमारी संपत्ति पे वो कब्जा कर रहा है। लेकिन जब वहाँ पे पुलिस पहुँचती है या फिर वो मामला जब कोर्ट आता है और दोनों तरफ से जब दस्तावेजों को देने की बात आती है तो कई बार इस तरह की बातें आती हैं कि लोग ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज यहाँ पे रह रहे थे, हम यहाँ 10 साल से 20 साल 50 साल से रह रहे थे, तो हमारे पास दस्तावेज नहीं है लेकिन ये संपत्ति हमारी है। तो इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं उन सभी चीज़ों में सबसे बड़ी जो कमी आज के लोगों में है वो है जानकारी का अभाव। तो जानकारी के अभाव में वो सारी गलतियां होती हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि आपको जिस संपत्ति पे आप रह रहे हैं वो संपत्ति किस तरह की है। इस बात को जानना सबसे इम्पोर्टेंट है और वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। बहुत मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सरल शब्द में और आसान तरीके में आपको बताऊं, इसलिए आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, संपत्ति कई तरह की होती हैं, जिनमें 6 तरीके के जो संपत्ति हैं, 6 जमीन के किस्में हैं जो किसी व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त हो पाती है। पहला है पैतृक संपत्ति। अगर आपकी संपत्ति आपके पूर्वजों से आपको प्राप्त हुई है तो उसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। अगर आपके माता पिता ने किसी व्यक्ति से संपत्ति को खरीदा है या किसी आपकी माँ ने या पिता ने अपने जीवन काल में कोई भी संपत्ति खरीदी तो उसे हम कहते हैं स्व अर्जित संपत्ति। उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जिनको संपत्ति दान में मिली, यानी कई लोग कहेंगे कि दान पत्र बना करके हमें संपत्ति मिली, तो इसकी ये भी जो है इस जमीन का एक किस्म है। उसके बाद कई लोग ये कहेंगे कि हमें जो है जमींदारों से जमीन प्राप्त हुई है, तो जमींदारों ने कैसे उन्हें जमीन दिया, तो हुक्मनामा बना करके जमीन दिया है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि हम बहुत भूमिहीन थे या हमारे पूर्वज बहुत भूमिहीन थे तो उनको जो है भूदान आंदोलन के तहत या जो है सरकार ने उन्हें जो है कोई संपत्ति दी है, तो ये भी एक संपत्ति का प्रकार है। कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें जो ये संपत्ति है वसीयत के थ्रू मिली है, यानी वसीयत के माध्यम से किसी व्यक्ति ने वसीयत ये लिखी कि मेरे बाद इस संपत्ति का उत्तराधिकारी ये व्यक्ति होगा और उसी के बाद जो है वो संपत्ति हमें मिली है। तो इस तरह से संपत्ति जो है कई बार लोगों को जो है वो कई तरीके से जो है वो प्राप्त होती है।
तो इन सभी चीजों में जो संपत्ति हमें प्राप्त होती है, उन संपत्ति से जुड़े कौन कौन से चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज आती है, वो है आपका खाता नंबर। आपको ये पता होना चाहिए कि संपत्ति का जो है, आपके पास जो संपत्ति है उसका खाता नंबर क्या है, उसका प्लॉट नंबर क्या है, उसका रकबा क्या है, वो उसकी चौहद्दी क्या है। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता नहीं है तो भविष्य में आप जो है कोर्ट में मुकदमा जो है वो लड़ सकते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है इसका फायदा उठाएगा, कोई भी व्यक्ति इसका फायदा उठाना चाहेगा, क्योंकि आपके पास कोई डिटेल्स जो है आपकी संपत्ति की नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर ये तो जानकारी नहीं है लोगों के पास, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, कैसे प्राप्त करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पिता को ही संपत्ति के बारे में डिटेल्स प्राप्त नहीं है, कोई जानकारी नहीं, तो उनके बच्चों को कैसे प्राप्त होगा। और जिन लोगों के पास जमीन के कोई दस्तावेज नहीं है, वो दस्तावेज प्राप्त कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी बात लोगों को जो है वो समझ में नहीं आती है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज के पास संपत्ति नहीं थी, कोई कागज नहीं था, तो हमारे पास कागज कहां से आएगा। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत जो है आप अपनी संपत्ति के दस्तावेज जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आज आपको बता रहा हूं। तो इसलिए इस चीजों को बहुत आप ध्यान से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अपनी जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। और जब आपको बिल्कुल अपनी जमीन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो, तो आपको सबसे पहले जो है एक नोटबुक लेनी है। नोटबुक क्यों लेनी है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक नोटबुक लेनी है और नोटबुक में कुछ कुछ चीजें जो है आपको नोट करना है। आपको नहीं पता है कि आपकी संपत्ति कहाँ है, आपको कुछ भी नहीं, कोई दस्तावेज आपके पास पता नहीं, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जहां पे रह रहे हैं या फिर जहां पर आपकी संपत्ति है उसके आसपास के लोग यानी कि जो आपकी जमीन से बगल में अगर किसी व्यक्ति का घर हो या कुछ दूरी पे घर हो, ये आप उस जगह का सबसे पहले आप नाम नोट करेंगे कि वो जगह जो है वो कौन सा गांव है। सबसे पहले आप गांव का नाम लिखें कि गांव कौन सा है। उसके बाद किसी व्यक्ति से आप ये पूछें कि यहाँ का खाता नंबर क्या है। आप ये ना पूछें कि हमारी जमीन का क्या है, आप ये पूछें कि आपको आपके खाता नंबर से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त है कि आपका जो है, जो आपके पड़ोसी व्यक्ति आप उनसे पूछें, किसी भी व्यक्ति से पूछें कि ये जो जमीन है, जो आपकी जमीन से सटे हुए या थोड़ी दूरी पर रह रहे हो, उनसे आप पूछें तो आपको पता चल जाएगा कि खाता नंबर क्या है। जब वहां पे आप खाता नंबर आपको पता चल जाए तो आप खाता नंबर लिख लें। उसके बाद उनसे ये पूछें कि प्लॉट नंबर क्या है। दोस्तों, प्लॉट नंबर क्या होता है उसे भी आप समझ लें। प्लॉट का मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा। सरकार हर जमीन पर एक नंबर लिखती है और उसी से उसका वही नंबर होता है जिसे हम प्लॉट नंबर कहते हैं। कई बार बड़े बड़े प्लॉट होते हैं और एक प्लॉट में कई व्यक्ति निवास करते हैं, तो जो आपकी जमीन से सटे हुए व्यक्ति होंगे उनको उस प्लॉट के बारे में जरूर जानकारी होगी, उनका नंबर जो है उसे पता होगा, तो आपको प्लॉट नंबर भी लिख लेना है। उसके बाद क्या है, आपको ये पता करना है कि आपके पूर्वज कौन थे, उनका नाम आपको लिखना है। साथ ही साथ अपने पिता का भी नाम लिखना है, और अगर आपके दादाजी का नाम आपको पता है या परदादा का नाम पता है तो उनके भी पिताजी का नाम आपको पता करना होगा। ये कैसे पता चलेगा, ये आपके गांव के आसपास के या फिर आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपको बता पाए कि आपके दादाजी के पिताजी का नाम क्या था, ये आपको पता करना पड़ेगा। ये सभी चीजें प्राप्त हो जाने के बाद आपको अपनी जमीन के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन सा व्यक्ति है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन व्यक्ति है, यानी किनका घर बना हुआ है, या फिर अगर आपके जमीन के पीछे पहाड़ है, नदी है, कोई सरकारी जो है विद्यालय है या सरकारी तालाब है, तो उसका आपको जिक्र करना है। ये सभी चीजें जो है जब चारों दिशाओं, जो आपकी जमीन है उसके चारों दिशाओं की जब जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है, तब जाकर के आपको क्या करना है, आपको चले जाना है रजिस्ट्री ऑफिस में। और रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के वहां एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को आपको भरना है। और उस फॉर्म में भी यही सब चीजें जो है वो पूछी जाती हैं कि आपका खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है। प्लॉट नंबर अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप वहां पे खालिस्तान छोड़ दें। खाता नंबर, प्लॉट नंबर जो है आप पता करें अपने
मौजा यानी गांव का नाम आप लिखें, अपने जिले का नाम आप लिखें और उसके साथ जो है आप एक आवेदन बना करके जो है आप वहां पर दें, अपने पूर्वजों का नाम जो है वो लिखते हुए कि मुझे जो है हमारे ये पूर्वज थे, मेरा ये गांव है, ये मेरे गांव के या मेरी जमीन के आसपास के लोग हैं और इसके आधार पर मुझे अपने जमीन के दस्तावेज चाहिए। अगर जमीन खरीदी गई है, आपके पिताजी ने अगर कोई संपत्ति खरीदी है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उस कौन से अंतराल में संपत्ति को खरीदा गया। ये भी अगर आपको याद नहीं है तो आपको एक अनुमानित अंदाजे पे आपको बताना पड़ेगा कि इस साल से इस साल तक जो है शायद हमारी जमीन जो है वो हमारे पिता ने खरीदी थी। या फिर अगर आप पैतृक संपत्ति की बात कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पूर्वज उस गांव में कितने वर्षों से वहां पे रह रहे थे। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी आप जानकारी वहां पे लिखेंगे वो आप सही जानकारी दें। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने आपको खाता नंबर कुछ बता दिया और दूसरे ने कुछ बता दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको थोड़ी सी जो है वो इंक्वायरी करनी पड़ेगी, गांव में अपने आप को चर्चा करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। इसके आधार पे आपको खाता नंबर पता चल जाएगा, आपकी जमीन की जो है वो चौहद्दी पता चल जाएगी, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन है, और इसको ले जाकर के आप रजिस्ट्री ऑफिस में जो है आप आवेदन दे सकते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में आवेदन देने के बाद इन सभी जानकारियों के आधार पर जो है वहां पे सर्च किया जाएगा और पता किया जाएगा कि जो है ये संपत्ति किस व्यक्ति के नाम पे है, खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है। दोस्तों इसमें आपको मेहनत भी लगेगी और समय भी लगेगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप एक एप्लीकेशन दे देंगे, एक फॉर्म भर करके वहां जमा कर देंगे, तुरंत से आपको आपके जमीन के दस्तावेज मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप जैसे कई ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां पर जो है वो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस जमीन के दस्तावेजों की जानकारी नहीं होती है। कई बार जब पैतृक संपत्ति का मामला होता है तो अक्सर यह होता है कि उनके पूर्वज कोई एक जो है जिनके पास दस्तावेज हैं और वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, दस्तावेजों को छुपा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में आपको वो दस्तावेज निकालने के लिए ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और थोड़ी सी मेहनत जो है आपको लगेगा, आपको खर्च भी जो है मामूली सा खर्च भी आपको लगेगा। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के माध्यम से आप कम करवाते हैं तो हो सकता है कि आपको अधिक पैसे खर्च हों। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोर्ट में जहां पे बहुत कम या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में जहां पे बहुत कम पैसे लगते हैं और अगर कोई व्यक्ति किसी के माध्यम से वो काम करवाता है तो उनसे बहुत अधिक पैसे वसूले जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति के माध्यम से या फिर आप खुद अगर जाने में सक्षम हैं तो आप खुद रजिस्ट्री ऑफिस जाएं, वहां लोगों से बात करें, उसके आधार पर सर्च करें, तो आपको जो है आपकी जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज जो है वो मिल जाएंगे। और अगर आपको जमीन के दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ अगर दस्तावेज चाहिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा? दोस्तों दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई दस्तावेज चाहिए तो इसके लिए आपको अंचल कार्यालय में जाना पड़ेगा, अंचलाधिकारी के कार्यालय जाना पड़ेगा। क्योंकि जमीन के दाखिल खारिज का जो मामला होता है वो सीओ के यानी कि सर्किल ऑफिसर के पास ही होता है। तो आप वहां पर जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं और दस्तावेजों की डिमांड कर सकते हैं। कई राज्यों में जो है इस तरह के जो दस्तावेज हैं वो ऑनलाइन भी दिख रहे हैं। और अगर आपके गांव का, आपके शहर की डिटेल्स जो है अगर वहां आपके राज्य में ऑनलाइन की गई है तो आप अपने आसपास के किसी भी साइबर कैफे वाले को जो वहां पे आप जा करके जो है अपनी डिटेल्स जो है वो दे सकते हैं, अपना मोहल्ला भी बता सकते हैं, अपने गांव का नाम भी बता सकते हैं, थाना नंबर आप बता सकते हैं। अगर ये सभी चीजें आप वहां बताएंगे तो आपको जो है वो सीओ के ऑफिस भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो साइबर कैफे वाला ही वहां पे डिटेल्स निकाल देगा कि इस जो है इस मोहल्ले में या इस गांव का ये पूरा डिटेल्स है, यहाँ पे इस गांव में 50 लोग या 100 लोग हैं, वहां पे आपको दिखाएगा। फिर ऑनलाइन में जो है आप देख सकेंगे कि आपके आसपास के जो व्यक्ति अगर वहां पे हैं उनका नाम वहां पे मैच कर रहा है तो फिर आपको जो है वहां से दाखिल खारिज से जुड़े हुए दस्तावेज जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अगर दाखिल खारिज का दस्तावेज लेना है तो आपको सीओ के ऑफिस जाना पड़ेगा, और अगर आपको जमीन के जुड़े हुए दस्तावेज चाहिए, रजिस्ट्री की कॉपी चाहिए या फिर आपको खतियान लेना है तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाकर के
थोड़ी सी मेहनत जो है आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने गांव में थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा और इस आधार पर आपके जमीन का जो पेपर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ ये कहेंगे कि हमारे पास जमीन के दस्तावेज नहीं है और इस जमीन पर मैं रह रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, खेती बाड़ी कर रहा हूँ, तो ये संपत्ति हमारी है, तो ऐसा भविष्य में अगर आप कर रहे हैं तो कई लोग हैं जो आपकी संपत्ति पर अवैध नजर रखे हुए हैं और आपकी संपत्ति पर वो अवैध कब्जा करने के लिए कई बार आपकी संपत्ति पर जो है वो बाउंड्री वॉल कर सकते हैं, आपकी संपत्ति को कब्जा कर सकते हैं और आप जो है कोर्ट में भी जब आएंगे तो कोर्ट भी आपको ये बात पूछेगी कि आप किस हक से इस संपत्ति पे रह रहे हैं। आप अपना जवाब दाखिल करें, आप अपनी डिटेल्स दें और वहां पर अगर आप अपनी डिटेल्स नहीं देते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके लाभ मिलेगा। और अगर वो कोई फर्जी दस्तावेज भी दिखाता है और आपके पास कोई दस्तावेज ही मौजूद नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि वो उनका जो आदेश है, कोर्ट का जो आदेश है, उस फर्जी व्यक्ति की तरफ चला जाए, क्योंकि वो कोई भी दस्तावेज जो है वो दिखा रहा है और आपके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है, आपके पास कोई जानकारी ही प्राप्त नहीं है। तो इस तरह की गलती जो है अक्सर लोग कर रहे हैं। गांव में जो है लोगों को जानकारी नहीं है, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें, कहां से दस्तावेज प्राप्त करें। तो दस्तावेज प्राप्त करने की जो जगह है वो आपका रजिस्ट्री ऑफिस है और अगर दाखिल कार्य से जुड़ा हुआ आपको कोई दस्तावेज निकालना है तो उसके लिए आपको सीओ के ऑफिस जाना पड़ेगा। वहां पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से पैसे भी आपको खर्च करने पड़ेंगे। इसके आधार पर आपको आपका दस्तावेज जो है वो प्राप्त हो जाएगा और आप भी भविष्य में जो है आपके बच्चे जो हैं, आपके परिवार वाले जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, कोर्ट के मुकदमों से वो बचेंगे। और अगर कोई जमीन पर अगर कोई उसके बाद कोई व्यक्ति जो है वहां पर किसी भी तरह की इलीगल जो है वो काम करता है, वहां पे आपकी जमीन को हड़पने से जुड़ा हुआ कोई काम करता है, तो आप जो है तुरंत उनके खिलाफ जो है पुलिस थाने में जो है आप आवेदन दे सकते हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और अगर मामला कोर्ट में जाता है तो आप वहां पे दस्तावेजों को जमा कर पाएंगे। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, कई लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस से जो दस्तावेज निकलवाते हैं वो दस्तावेज सर्टिफाइड नहीं निकाल करके बल्कि उनकी फोटोकॉपी निकलवाते हैं। इस तरह की गलती भूल करके भी आप ना करें। अक्सर लोग फोटोकॉपी और सर्टिफाइड कॉपी के बीच में अंतर नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि मैं आपको इतने कम पैसे में फोटोकॉपी दिलवा दूंगा आपके दस्तावेजों की, तो उस व्यक्ति से आप फोटोकॉपी कभी ना लें। जब भी आपको नकल लेना हो तो आप सर्टिफाइड कॉपी ही लें, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी अगर आपके पास मौजूद रहती है तो वो हर जगह पे जो है एक सत्यापित जो है वो कॉपी होती है जिसे कोर्ट भी मानती है और हर जगह उसे आप दिखाएंगे तो उसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन जो आप फोटोकॉपी दिखा देते हैं या किसी थाने में दिखाएं या आप कोर्ट में दिखाएं तो उसे वैध नहीं माना जाता है। इसलिए थोड़े से पैसे बचाने के लिए फोटोकॉपी कभी ना लें, जब भी लें तो सर्टिफाइड कॉपी ही लें। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी जानकारी प्राप्त हो पाई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।